तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखते हैं आज के जो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक को, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर का नाम है वो है इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर, यानी कि भारत के इकोनॉमिक सेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है, तो हमने पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर दिया है कुछ दिन पहले, तो उसको आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए वहां से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडियाज के इकोनॉमिक सेक्टर। तो इंडियाज के इकोनॉमिक सेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि इसके तीन आधार पे इसको डिवाइड किया गया। जो पहला आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर इंडिया की इकोनॉमी को बांटा गया है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, यानी कि वर्क कंडीशन के आधार पे भी इंडिया के इकोनॉमिक को बांटा गया है। और हमारा तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के आधार पे भी इंडिया के इकोनॉमी को बांटा गया है। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या इसके इसके अंदर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इसमें पहला जो आता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्वार्टिनरी सेक्टर और दूसरा होता है क्यूइनरी सेक्टर। इन सभी को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे एक एक करके क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। और देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, अगर हम वर्क कंडीशन के आधार पर बात करें तो पहला आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, पहला आता है क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बात करें, ऑनरशिप के बेस पे अगर बात करें, ऑनरशिप के आधार पर अगर बात करें, तो एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख लीजिए। इस आधार पे इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्वार्टनरी सेक्टर और दूसरा होता है क्वीनरी सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन ऑर्गेनाइज्ड और ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी लैंड लाइट एक्टिविटीज होती है ना, उन सभी को शामिल किया जाता है। जो भी लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसको प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। जैसे कि इसमें देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्टिविटी, हाँ ठीक है, जो भी प्राकृतिक रिसोर्स की जो भी एक्टिविटी है, जितनी भी सारी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी कहती है, क्योंकि ये पहला काम होता है। क्योंकि खेती करना इकोनॉमिक का पहला काम होता था। ठीक है, पहले भी हम लोग देखते थे कि पहले के लोग खेती करते थे। ठीक है, बिजनेस भी करें किए स्टार्ट तो खेती से ही किया। ठीक है, तो इसलिए लैंड एलाइड एक्टिविटी और नेचुरल, क्योंकि खेती जो है वो नेचुरल है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, यानी कि क्वेरिंग का मतलब होता है यहाँ खनन। ठीक है, माइनिंग उत्खनन, और फॉरेस्ट्री हो गया, और फिशरीज हो गया, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन वगैरह हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, इसे हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई एग्जाम में पूछा गया है कि रेड कॉलर वर्कर किसे कहते हैं, कौन से सेक्टर के लोगों को कहते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं ना, तो उसको रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ठीक है, चलिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अगर कंट्रीब्यूशन का बात किया जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट जो है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किसका, प्राइमरी सेक्टर का, तो आप बताएंगे 17.7%। अभी कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, 17.7%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो पहला पॉइंट है, इट यूजेस ऑल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। ठीक है, ये क्या करता है, सारी रॉ मटेरियल को जो कि प्राइमरी सेक्टर से आता है ना, उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए एक रॉ मटेरियल है और ये क्या कर रहा है, टू हेल्प टू प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट, यही ये लाइन कह रहा है। देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल, प्राइमरी मटेरियल, मतलब प्राइमरी जो भी खेती बाड़ी या फिर जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी सामान आया उसको ये कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि ये कोकाओ बीन्स है, इसमें क्या किया, शुगर ऐड किया, यानी कि चीनी ऐड किया, और उसमें कुछ दूध मिला दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या था, ये था रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और इसे बन के क्या आया, हमारे पास आ गया चॉकलेट बार। यानी कि चॉकलेट बार बनाने के लिए पहले तो हम लोग ककाओ बीन्स को लाए, उसमें चीनी मिलाए और मिल्क मिलाए, और ये सब रॉ मटेरियल हो गया, यानी कच्चा पदार्थ हो गया, और इससे क्या बना फाइनल प्रोडक्ट, ये बना चोकोबार। तो इसी को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए
अब देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें सबसे पहले शामिल होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। और अगर बात करें इसकी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसका जीडीपी में 17.7% है, ठीक है, कितना है 17.7%। चलिए, और इसे क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। उसको क्या कहते थे, रेड कॉलर वर्कर, और इसको ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह जितना सारा चीज है ना, वो सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, ये मदद करता है, ठीक है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर में जो पहला पॉइंट है वो है इट ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइड करता है हम लोगों को, ठीक है। सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो उसमें पहले क्या होता है, ट्रेड जितना भी होता है वो टर्सरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल, पुतिन और इसमें चीन के सिंह जिनपिंग है उनके बीच। होटल्स, ठीक है, ये होटल भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो भी हमको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। और बात करें जीडीपी में से कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जीडीपी में है 54.7% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। ये वर्कर याद रखिएगा, ठीक है, व्हाइट कॉलर वर्कर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है टर्सरी सेक्टर का ही हम लोग देखते हैं। तो इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था क्वाटरनरी सेक्टर और दूसरा था क्वीनरी सेक्टर। जो हम लोग पहले बताए थे आपको कि टर्सरी सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है क्वाटरनरी सेक्टर और दूसरा है क्वीनरी सेक्टर। चलिए एक एक करके देखते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर की बात करें तो क्वाटरनरी सेक्टर में आता है नॉलेज बेस्ड सेक्टर, यानी कि क्वाटरनरी सेक्टर को नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उसका देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो गया टीचर्स, ठीक है, दूसरा हो गया डॉक्टर्स, क्योंकि ये नॉलेज के बेस पे काम कर रहे हैं ना, तो क्वाटरनरी सेक्टर इसी को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर को नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहते हैं, जिसमें टीचर्स और डॉक्टर्स दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वीनरी सेक्टर क्या होता है। क्वीनरी सेक्टर में भी ये है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर। ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर है, क्योंकि इसमें जो सबसे उच्च निर्णय लिया जाता है उसको ही क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईएएस, ठीक है, एमएलए एमपी जो हैं हमारे, और जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उन सभी, वो सभी क्योंकि एक बहुत ही उच्च डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इसलिए उसे क्वीनरी सेक्टर में रखा गया है। और इसे हाईएस्ट डिसीजन सेक्टर, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर। क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क कंडीशन के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो वर्क कंडीशन के आधार पे भी फर्दर दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो जहां तक हम लोग टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स रहता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोई भी सरकारी अगर नौकरी की हम बात करें तो वहां पे एक टर्म फिक्स रहता है कि 60 ईयर्स तक आपको नौकरी होगी और आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगा। वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहां पे कभी भी कोई भी वर्कर आते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए भी काम करते हैं, वो चले जाते हैं, उनका कोई डेट फिक्स नहीं रहता है, कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट रूल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रूल्स फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। इनसे इनका कोई मतलब नहीं है कि आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है या आपको क्या लॉस हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स या रूल्स कोई फिक्स नहीं होते। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक है। और देखिए फिक्स्ड एंड रेगुलर बेस्ड सैलरी, यहाँ पे एक मंथली सैलरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। देखिए यहाँ पे हम टिक कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स सैलरी भी मिलती है, मंथली बेस सैलरी या रेगुलर सैलरी मिलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं मिलती। जैसे कि मजदूर लोग काम करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए एक है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की जहां तक बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी मिलता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है। अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज और पेंशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मिल रहा है और जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।
अगर हम ऑनरशिप के बेस पे बात करें तो ऑनरशिप के बेस पे भी हमें दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। तो पहला है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में अगर शेयर 51% से कम रहा गवर्नमेंट का तो वो पब्लिक सेक्टर, हाँ मतलब गवर्नमेंट में 51% से कम रहा तो वो पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर यानी कि 51% से आप अधिक अगर शेयर लेते हैं तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्योंकि 50-50 हो गया तो वो गवर्नमेंट हो गया, 50 आपका 50, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि 50% 50-50 रहा तो बराबर रहा। जैसे ही 1% अगर कोई आदमी उसका शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का तो वो 51% हो गया, यानी कि वो मालिक हो गया, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।